हेलो। हाँ, सभी को जय हिंद प्यारे छात्रों, सभी को नमस्कार प्रणाम है। और मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। और हाँ, तो कल के क्लास में, पिछले क्लास में हमने जाना था संघवाद के बारे में। किसके बारे में? संघवाद के बारे में। और हमारा नलायक क्या पूछ रहा है? बंद है तो एक बच्चे 20 बार कुछ कर रहा है ना। तो हम पढ़ रहे थे, रुको इसे लग रहा है ना, हम पढ़ रहे थे कि संघवाद, क्या संघवाद, संघवाद में हम बताए थे कि शासन व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? शासन व्यवस्था। हमने देखा कि शासन व्यवस्था जो था वो दो प्रकार से शासन व्यवस्था को देखे, एक एकात्मक और एक संघात्मक। एक एकात्मक और एक संघात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था ने हमने देखा कि इंग्लैंड को देखा। किसको? इंग्लैंड को देखा कि उसमें जो है एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, नहीं एक ही व्यक्ति रहता है इंग्लैंड में, लेकिन और उसमें कोई संविधान की, लिखित संविधान की क्या जरूरत होती है? तो जी लिखित संविधान की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम संघात्मक की बात करें, किसकी? तो इसमें लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? तो 13। कितने? 13। और ये बताइए 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। तो 13, ये बताइए कि संघवाद की जो बीजारोपण हुआ, शुरू हुआ, वो कहाँ से हुआ? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। कल की क्लास में हम सब लिखवा चुके हैं, है ना। हाँ, लिखवा चुके हैं तो बोलना है कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, ये बताइए कि जो हम पूछे कि बताइए कि जो भारत अपना है कैसी राज्यों का कैसे कारण है ना। क्या भारत अपना संघात्मक है कि एकात्मक है? तो दोनों हमने बताया कि दोनों है। अच्छा, ये बताइए कि जो अमेरिका जो था उपनिवेश, वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ था। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ था। तो भारत क्या है? बहुत अच्छे, है ना। इन हाउ द पावर इज द यूथ, है नहीं जी, है नहीं। पावर मतलब होना चाहिए कि ऐसे कि बगल नीचे वाले की धड़कन थे, अरे भाई इतना खतरनाक, है ना। हाँ, देखिए अब पता चले कि आपको, जैसे हम एकदम सुबह जो है एकदम उठते हैं, क्योंकि रात भर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि आपको हमको पढ़ाना है। तो पढ़ाना है तो हम खुद पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से एक एक बातों को, क्योंकि हमारे बच्चे टैलेंट ही नहीं मल्टी टैलेंट है, एक एक बातों को खखरेगा। जैसे किस प्रकार से कल सिर्फ हम रियासत दिखे, क्या लिखे? रियासत दिखे, खखोरा उधर से, व्हाट इज रियासत सर? अच्छा, रियासत। अब हमको बताना, अच्छा वो हम रियासत नहीं पढ़ते तो क्या बता पाते? बड़ा इंपॉर्टेंट बात, साहिल खड़ा हो जाएगा। है ना। और हाँ, रियासत, क्या? रियासत। सहायक संधि किसने लाया? वेलेस्ली। बहुत अच्छे, बैठो। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था। अच्छा, ये बताइए, सहायक संधि तो लाया, अच्छी बात है। और देवव्रत खड़ा हो जाएगा, तो बताइए रियासत किसे कहेंगे? रियासत क्या है? अच्छा। हाँ, जो नहीं मदद कर रहा था उसको हथियार लेता था, अंग्रेज की साइड। हाँ, वैसे धीरे करते सब कर लिया। हाँ, वही रियासत हो गया। अच्छा, बैठिए मृत्युंजय। और आप बताइए कि हमारा जो भारत था, हमारा भारत आजादी तो कितने देशी रियासतों ने बटा हुआ था? कितने देशी रियासतों ने हमारा भारत बटा था? तो इसके कितने देशी रियासत में बताइए कुछ? 561, 62, 63, 64, 65, 66, 68, कुछ नहीं, 562 देशी रियासतों ने क्या था? बटा था। ऑप्शन दिला पर सब धर लेते हैं। और आज हम यहीं से चलेंगे, है ना। देशी रियासतों से हम चलेंगे। गेट खोल दीजिए, खुला है ना। देखेंगे अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ अब हम
सबसे पहले देखेंगे, यहां तक हमने देखा कि सहायक संधि सब चीज हो चुका था। यहां से हम आगे, अब एक ठोप नहीं, देखो एकदम बड़ी सुनने वाला बात है, नहीं सुनोगे काम कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ गए? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बढ़िया से सुनिए, उसके बाद आपको जिस प्रकार से कोई डाउट नहीं रहता फिर से डाउट नहीं रहेगा। तो एकदम इंपॉर्टेंट बात को क्या करेंगे, सुनेंगे सिर्फ। कैसे कैसे 500 देशी रियासतों, सॉरी 562 रियासतों को किस प्रकार से सहयोग किया, कौन कौन से समितियां आई, कौन कौन सी समितियां क्या काम की, कैसे कैसे बांटा, कौन कौन व्यक्ति आए, है ना, उनके बारे में हम चलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ 10वां नहीं, बहुत ऊपर लेवल तक जितने भी आप पढ़िएगा तो सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम आपको साधारण किताब नहीं पढ़ाते, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों मिल के पढ़ाते हैं। तो चलिए आइए यहाँ से हम चलेंगे। यहाँ तक हम पिछले क्लास में जान चुके थे कि जो अपना भारत था, कौन, भारत, अपना जो भारत था ये 562 देशी रियासतों ने क्या था, बटा था, 562 देशी रियासत में था। और देशी रियासत हम बता चुके थे कि देशी रियासत क्या है। इसको किसने, सहायक संधि के द्वारा जो लॉर्ड वेलेस्ली था, राजाओं को अपने संपर्क में ले लेता था और राज पर अपना शासन चलवा लेता था, और यही देशी रियासत हो जाता था, देशी रियासत हो जाता था। और देखिए 562 देशी रियासतों को मिलाने के लिए अपने संविधान में जो है, अपने संविधान में कहा गया, और यहाँ जो बात करें भाषा की बात किया जाए तो 1300 से अधिक भाषा भारत में बोली जाती थी। 1300, हाँ 1300। लेकिन एक आया, एक बात किया जाए तो एक पहले, सबसे पहले आए श्याम कृष्ण आयोग आया। कौन सा आयोग, श्याम कृष्ण आयोग। किसने, श्याम कृष्ण आयोग पहला। एकदम यहाँ से इंपॉर्टेंट बातों को हम चलेंगे। पहला कौन सा आयोग आया है, तो श्याम कृष्ण आयोग, श्याम कृष्ण आयोग, श्याम कृष्ण आयोग आया। और श्याम कृष्ण आयोग ने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर इसने कहा कि मैं जो हूं भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन करना, सब कहा कि एक काम करिए कि इतनी भाषा था तो भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, राज्यों का क्या कर दीजिए, गठन कर दीजिए। तब देखो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात आई तो सब लोग कहा श्रीलंका के हाल देखे थे, श्रीलंका के हाल देखे थे। अगर भाषा के आधार पर गठन कर दीजिएगा तो इधर उत्तरी भारत वाले और दक्षिणी भारत वाले लोग क्या करेंगे, आपस में वही फिर हाल हो जाएगा। इसीलिए बात की सबसे पहले श्याम कृष्ण आयोग ने, श्याम कृष्ण आयोग ने भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य के पूर्ण गठन का विरोध किया कि भाषा पर आधार पर राज्य को बांटना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहला यहाँ से एक सवाल कि किसने सबसे पहले, किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, तो वो कौन हुआ, तो श्याम कृष्ण आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, पुनर्गठन का विरोध किया। आगे यही बात आगे चली और दूसरा में आया जेबीपी समिति। कौन समिति, हाँ जेबीपी समिति। दूसरा समिति हमारा आता है जेबीपी समिति या आयोग, जेबीपी समिति या आयोग, एक ही बात, जेबीपी समिति, आयोग लिखा गया, कोई बात नहीं, जेबीपी आयोग, जेबीपी आयोग आया। और इसने तो कहा कि नहीं हम भाषा के आधार पर, अच्छा सबसे पहले हम देख रहे थे सर जेबीपी क्या है, जेबीपी क्या है। तो ये देखिए जो जेबीपी मतलब है ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारमैया, पताभी सीतारमैया। देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख दे क्या जी, अच्छा कभी कभी ना इंग्लिश में ठीक रहता है नहीं सब समझता है। पंडित सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू
और ई कौन, पताभी, हाँ सॉरी, हाँ सही सही, सरदार, वाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ई कौन है, तो ये पताभी सीतारमैया, पताभी सीतारमैया। हाँ अभी डाल, हाँ डाल देते हैं, थोड़ा सा वीडियो को क्रॉप करो तो, नहीं नहीं मैंने कि रोको छोड़। चलिए देखें हम, तो यहाँ जेवीपी समिति, हाँ जेवीपी समिति या आयोग। जेवीपी क्या है सर, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारमैया। एक आयोग आया जेवीपी समिति आयोग। और इसने जो है, इसने कहा कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और देखो यहां से कि सबसे पहले इसने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य को, किसको, आंध्र प्रदेश राज्य को, है ना, आंध्र प्रदेश राज्य को ही भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा को मान्यता प्राप्त कर दिया। कैसे भाषा को, तेलुगु भाषा को मान्यता प्राप्त कर दिया। मतलब यहां से सवाल पूछेगा कि 1953 में आंध्र प्रदेश को, किसको, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले, यहां से सवाल कैसे पूछेगा, सवाल यहां से ऐसे पूछेगा कि किस आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य कर दिया गया। तो जेवीपी आयोग के आधार पर आज सबसे पहले इसी को मिला था, किसको, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को कब, 1953 में, हाँ भाषा के लिए। क्यों सबसे पहले, क्योंकि जेवीपी समिति आया और इसी ने कहा कि भाषा के आधार पर हम करेंगे। जैसे ही इसको मिला भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, पूरा हल्ला हो गया, भाषा के आधार पर, बड़ा गलत बात। तब इसने कहा कि देखिए हल्ला करने की कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे हम कुछ आयोग अभी बना रहे हैं और वो भाषा के आधार पर अभी काम करेगी। और देखो कि इसी समय 1953 में ही, कब, 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कौन से आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ, निर्माण हुआ कि, हाँ राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ, यही 1953 में। क्यों 1953 में, क्योंकि सबसे पहले इसको मिल चुका था भाषा के आधार पर, बाकी सब राज्य जो थे हल्ला के, भाषा वाले हल्ला करने लगे, हमको क्या, हमें क्या, ताकि शांत रहिए, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हल्ला करने कोई बात नहीं। और 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या हुई है, स्थापना हुई है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई है। और इसका जो अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष है वो फजल अली है। कौन है, फजल अली, हाँ फजल अली, इसका अध्यक्ष कौन है, फजल अली। हम पूछेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ, 1953 में, और इसके अध्यक्ष कौन है, फजल अली, अध्यक्ष कौन है, फजल अली, है ना। अब देखो यहां से कि इसने राज्य पुनर्गठन और इसने जो अपनी जो रिपोर्ट था ये 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों गठन के लिए 1956 में अपने रिपोर्ट को क्या किया, पास करवा दिया। किससे, संसद से पास करा लिया। किससे पास करा लिया, संसद से क्या करा लिया, पास करा लिया। किसने, फजल अली ने पास करा लिया संसद से। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसी समय, इसी फजल अली ने, इसी समय जो बात किया जाए कि 1956 में ही 14 राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
केंद्र शासित 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या किया गया, बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में। क्या अभी कितने राज्य हैं? तो हम धीरे धीरे 28 पर पहुंचेंगे, धीरे धीरे। प्रारंभ में यहीं से सवाल पूछता है बड़ा खखोर के, है ना। इस प्रारंभ में फजल अली आयोग के द्वारा, फजल अली अध्यक्ष, यही आयोग भी होता है कि हाँ कि 1900, देखो यहां से तो चलेंगे हम। पहला जो है, पहला सबसे पहले यहीं से चलेंगे तब हम, है ना। प्रारंभ में जब अपना देश आजाद हुआ तो 562 देशी रियासतों ने विभक्त था। कितने? 562 देशी। इसको बांटना, बड़ा एक साथ करना बड़ा एक गंभीर समस्या हो रही थी। तो कोई कह रहा था कि भाषा के आधार पर कीजिए, तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। लेकिन सबसे पहले जब भाषा की बात किया तो यही श्याम कृष्ण आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया है? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। किसके आधार पर? हाँ, कि भाषा के आधार पर आप नहीं करिए। उसके बाद बात किया जाए तो दूसरा आता है जेवीपी समिति या आयोग। जेवीपी समिति आया और इसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होगा, है ना, होना चाहिए। और देखिए कि जेवीपी के बारे में हम बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है और सरदार वल्लभ भाई पटेल है और यह फतावी सीता रमैया। और सबसे पहले इन्होंने आंध्र प्रदेश को, किसको? आंध्र प्रदेश को 1953 में ही एक भाषा के आधार पर राज्य घोषित कर दिया। पूरा धीरे धीरे ही बात हुआ तो क्या हुआ? हल्ला हुआ। क्या हुआ? हल्ला। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए घबराने की बात नहीं है, मैं इसके लिए सोच विचार कर रहा हूं संविधान में, ठीक ना। इसीलिए इसी समय 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया। और इसका अध्यक्ष कौन रहे? तो फजल अली। कौन? हाँ, अध्यक्ष कौन रहे? फजल। कौन बनाया? जेवीपी आयोग। कौन? जेवीपी। अध्यक्ष कौन रहे? फजल अली। और देखिए कि इन्होंने 1956 में राज्य के पुनर्गठन के लिए संसद से पारित करा लिया। संसद से क्या करा लिया? कि हाँ, यही आयोग ने, फजल अली ही अध्यक्ष ने पारित कराएगा। क्या हो गया? पारित करा लिया। और इस पारित के द्वारा इन्होंने 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश ने इस भारत को क्या किए हैं? बांट दिए हैं। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को। पूछा कि प्रारंभ में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इम्पोर्टेंट, इसके राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। हाँ, 1953 में। अपना ये इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसने अपना संसद से कब पास करवा लिया? 1956 में। 14 राज्य 6 के शासित प्रदेश कब हो गए? तो यही 1956 की बात। क्लियर बात है यहाँ तक? आगे थोड़ा सा चलेंगे। और इसी समय आपको बता दे कि 1960 में, कब? 1960 में ही, 1960 में आपको बता दे कि मुंबई से, कहां से? मुंबई से, अर्थात वही मुंबई का नाम ही बंबई है, नहीं, बंबई से ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गया। बंबई से क्या अलग हो गया? महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई से, हाँ, बंबई से कौन अलग हो गया? महाराष्ट्र और कौन? गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात, हाँ, वही। तो इसी से अलग कौन हो गया? बंबई से कौन अलग हो गया? महाराष्ट्र है। और 2 भागों में बट गया। कब? 1960 में। लगले 1963 में नागालैंड भी एक बना। कौन बना? नागालैंड बना, है ना। और यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ से बात हो गया तो ये सब तो पुनर्गठन हो गया, ये सब पुनर्गठन हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिटा रहे, इतनी बात है क्लियर। आगे चलते। अच्छा, तुम लोग को इंग्लिश से क्लास तुम लोग को रखवा दे काया जी? अच्छा से नहीं रखवा दीजिए। आज नहीं, आज इकोनॉमिक्स का पढ़ाई है। अरे वो तो हम पढ़ावे करेंगे ना जी।
नहीं नहीं एक के बार रहेगा नहीं सर रखवा दीजिए। अच्छा देखेंगे, अब तो राज्य का वो सब तो ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बात हम करेंगे कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए थी। कौन सी भाषा? राष्ट्रीय। बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से कि जब अपना भारत में जो था कितनी भाषा बोली जा रही थी, तो लगभग 1300 भाषा था। कितने भाषा? 1300। और 1300 भाषा को एक करना बड़ा कठिन बात था। बड़ा क्या था? कठिन बात था। कठिन बात था ना, एकदम कठिन बात था। और इसके लिए बात किया जाए तो इसमें से छांटा गया कि कितनी भाषा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी ने आपको लिखा है कि 121 जो है, कितना? 121 भाषा को छांटा गया। कितने भाषा को? 121 भाषा को छांटा गया। तो ये बड़ा दिक्कत हो रहा था। 121 गो भाषा है। कितने भाषा है? 121 भाषा है। नहीं जी, 121 है और 121 भाषा को छांटा गया। हाँ, प्रारंभ में 1300 भाषा थी। कहाँ में? भारत में। और इसमें से छांट छूट करके कितनी भाषा को मुख्य भाषा के रूप में, कितनी भाषा के रूप में? मुख्य भाषा के रूप में कितनी भाषा को माना था? 121 भाषा को। यही सब आयोग, कौन आयोग? जो संविधान संशोधन, हमारे संविधान निर्माता सब ले, किसने? संविधान निर्माता ने। तो 1300 में से कितने? 121 भाषा क्या किया गया है? छाटा गया है। और यहाँ से हमारी बात हो रही है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। कौन सी भाषा? राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए? अच्छा, राष्ट्रीय भाषा किसी ने कहा कि हिंदी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिंदी। तो हिंदी, तो क्या किसी ने ये, तो क्या किसी राष्ट्रीय भाषा अपना है भारत की? सब ने विरोध, नहीं नहीं, कोई भाषा नहीं होनी चाहिए, कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। और देखिए कि लेकिन मातृभाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में? मातृभाषा के रूप में, कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसका कुछ भाषा है, अर्थात हमें अपने राज्य की राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को, मातृभाषा जहां रह रहे हैं उसको मातृभाषा के रूप में हिंदी को दिया गया कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, मतलब राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और एक और आया कि 8वीं अनुसूची हुआ है। कैसी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में आपको बता दे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दिया गया। कितनी भाषा को? 22 भाषा को मान्यता दिया गया। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दिया। 121 से छांट के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा की मान्यता है? 22 भाषा की मान्यता है ना। अब देखिए धीरे धीरे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखिए कि यहाँ से सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा किस भाषा को बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा बात किया जाए तो हिंदी भाषा को बोला जाता है। किस भाषा को? हिंदी भाषा को बोला जाता है। देश की अपनी सिर्फ बात है। किसकी बात है? देश की। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा को बोला जाता है। लगभग 43.6% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। एक बात पूछा कि हिंदी भाषा बोलने वाले की संख्या कितनी है? तो 43.6%। और उसके बाद बंगाली आता है। कौन सा? बंगाली। बंगाली जो हमारा है 8 पॉइंट कुछ परसेंट है, ये 8.03% कौन से बोलते हैं? बंगाली भाषा बोलते हैं। और उसके बाद मराठी आता है, उसके बाद तमिल आता है। उसके बाद कौन सा? मराठी और तमिल। मराठी और तमिल, ये सब भाषा क्या है? बोले जाते हैं। बाकी जो शेष बच जाएगा और दोनों में ये बढ़ जाता है। आगे देखेंगे हम यहाँ से। अब ये तो बात हुआ तो हमको भाषा के आधार पर हुआ। किसकी? भाषा के आधार पर हमने देखा कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषा की बात है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की बात है। क्या हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा है? नहीं। हमारी राष्ट्रीय भाषा है? नहीं। लेकिन क्या हमारी मातृभाषा है कि नहीं है? तो हमारी मातृभाषा है। कौन सा? हिंदी। सबसे ज्यादा बात किया जाए तो कहाँ सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी, 43.6%। उसके बाद कौन सी भाषा? बंगाली, और 8.03%। उसके बाद बात किया जाए तो मराठी, तमिल, उमिल, ये सब बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि कुछ अब देखेंगे हम कि अब यहाँ से कुछ हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आएंगे। किसके बारे में? अब देश तो यहाँ से सब चीज फिट हो गया। अब कुछ पंचायत चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए क्या प्रक्रिया है?
कौन कौन से आयोग आएंगे, क्या क्या करेंगे, तो इसके बारे में हम अभी चलते हैं। फिलहाल हाँ, अनुसूची, अभी वर्तमान अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी? 12 अनुसूची है अभी तक। संशोधन की बात किया जाए तो अभी हमारे भारत में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, है ना। धारा जो है हमारा, जो जैसे धारा तो बहुत सारे हैं, कौन कौन धारा, ये सब तो 144 तो इसी धारा आप जानते हैं, 143 जाते हैं ना, बहुत सारे धारा है। तो अब वो सब वकील जो है ना, वो सब जो है अपना अपना वकील ऐसे अनुच्छेद बात किया जाए तो भारतीय संविधान को 22 भागों ने क्या किया गया है, बांटा गया है, 22 भागों ने बांटा गया है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। अनुसूची के बाद है वो सब ठीक है, बताएंगे। धारा 376 में क्या है ना, धारा 376 में नालायक यही सब पूछता है। धारा 376 में रेप है, ठीक है, ठीक ना। और धारा 376 के बी में गैंग रेप है। बड़ा साइज यही सब पूछेगा, ठीक है, ठीक। ठीक, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को, किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। तो आइए थोड़ा सा फिर से हम भारत की ओर आते हैं। किसकी ओर आते हैं? भारत की ओर आते हैं। और देखिए कि यहाँ बात किया जाए कि कौन सा हम आएंगे, पंचायती। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि अपना सिर्फ एक राज्य यूपी, एक राज्य यूपी की जो हमारी जनसंख्या है, यूपी के उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, वो अभी आप बताइए कि विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश कौन है ना? तो रूस है। कौन? रूस है। नहीं जी, कौन है? रूस है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अकेले जो सिर्फ एक राज्य की जनसंख्या और यहाँ सबसे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़े देश, विश्व सबसे बड़े देश, और उससे क्या है, ज्यादा है यूपी की जनसंख्या। यूपी की जनसंख्या बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक और सवाल है कि हमारा एक देश है महाराष्ट्र, मतलब एमपी। कौन? एमपी, महाराष्ट्र। कौन? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र की जो हमारी जनसंख्या है, नहीं महाराष्ट्र, तो हम महाराष्ट्र लिख देते हैं। महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। आपको जानकर ताज्जुब है कि महाराष्ट्र की जो संख्या है ना, वो जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है। जर्मनी के क्या है? बराबर है। और ये सब देखते हुए उसके बाद अपना बिहार है। कौन? बिहार है। अपना बिहार पाकिस्तान से ज्यादा है। एक बार खाली बिहार को जो है कह दिया जाए कि जाओ पर तुरे नोच कैसे लाओ रख लेते हैं, है ना, चाट लेगा, नहीं समझे, है ना। तो ये सब बात है। तो ये इतनी बातों को जाने, और इतनी जनसंख्या को संभालने के लिए, कुछ करने के लिए क्या पंचायती राज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ नियम कानून होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। और अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे कौन से? पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज। तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और यहाँ से हम चलाते हैं कौन सा? पंचायती राज। तो पंचायती राज की बात करेंगे। पंचायती राज, पंचायती राज। देखिए थोड़ा सा, अल्लाह मत करो, को खींच और मारेंगे इधर से, बिग बैग के मुंह तोड़ देंगे नलायक कहीं का। हम इधर पढ़ा रहे हैं, बातों को समझो, तुरंत पूछेंगे। तो पंचायती एकदम स्कूल वाइज कर ले रहता है एकदम। एक दिन अब सोच रहे हैं कि ढीला सिली बहुत हो रहा है, मारेंगे एक दिन की, है ना। कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए, है ना। हाँ नहीं जी, अनुशासन ही देश को महान बनाते हैं। तो कुछ कर दे रहा है तो इधर से अभी नहीं मार रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना है, नहीं है। हाँ देखेंगे हम। तो पंचायती राज, क्या? पंचायती राज।
पंचायती राज के आधार पर क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता मतलब पावर, सत्ता मतलब क्या, पावर। मतलब इसमें कहा गया कि सत्ता का, किसका, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है जी, विकेंद्रीकरण मतलब सगरों सत्ता को बांटा जाए। प्रारंभ में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, कौन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने कहा कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है मतलब जो पावर है, सत्ता का जो क्या है, पावर है, ये नीचे से ऊपर जाना चाहिए। कैसे, नीचे से, मतलब गांव से, कहां से, गांव से ही चुना करके, और गांव से चुनाते चुनाते ऊपर जाके बड़ा पोस्ट पर बैठे राष्ट्रपति बने। ये सबसे पहले किसने कहा था, राष्ट्रपति कहे थे। कौन कहते हैं, सॉरी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है मतलब सत्ता का जो बांटा जाएगा वो पावर नीचे से ऊपर जाना चाहिए। किस, कैसे, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत से हमारे जो संविधान निर्माता हैं इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सत्ता का जो पावर है वो ऊपर से नीचे आना चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए। कि ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री से राज्य में आएगा, और राज्य धीरे 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 शक्ति का बंटवारा करेगा तो एक लोकतंत्र में होगा। कैसे होगा, लोकतंत्र में। तो यहाँ पर कुछ गांधी जी की बातों की बात किया जाए, हाँ, तो ऊपर से नीचे वाला ही सिचुएशन को लिया गया। कैसे, ऊपर से नीचे, कि सत्ता का जो बंटवारा होना चाहिए, पावर का जो बंटवारा होना चाहिए वो ऊपर से क्या होना चाहिए, नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। समझ रहे हैं ना। तो क्या ये बात ठीक था, नहीं, ऊपर से नीचे का बंटवारा होना अच्छी बात था, ऊपर से नीचे का बंटवारा होना अच्छी बात था। और देखिए कि इसके लिए केंद्र और जो था, कौन, केंद्र एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करें, इसकी सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की शक्ति जो है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की शक्ति स्थानीय रूप से विभक्त होनी चाहिए। कैसे, स्थानीय, मतलब केंद्र का भी स्थानीय रूप से ही शक्ति का बंटवारा होगा और राज्य को भी स्थानीय रूप से ही शक्ति का क्या होगा, बंटवारा। यहाँ पूछा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं या सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की शक्ति का बंटवारा जब स्थानीय रूप से होता है उसे ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय मतलब गांव, एकदम गांव लेवल पर धीरे से आकर के, समझ गए। जैसे केंद्र सरकार हमें शिक्षा की व्यवस्था करती है ना, तो एकदम नीचे लेवल से शुरू कर देती है। तो उसी प्रकार कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की शक्ति, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की शक्ति जब स्थानीय रूप से विभक्त हो जाती है, स्थानीय रूप से जब बढ़ता है ना, एकदम गांव से शुरू हो जाता है, तो उसे ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण समझ में आए। सत्ता के विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं कि जब केंद्र एवं राज्य, केंद्र सरकार भी मतलब मोदी जी, नीतीश कुमार, है ना, दोनों को सत्ता का, जब दोनों की शक्ति स्थानीय रूप से होगी तो उसे ही हम सत्ता का क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्लियर बात है। आगे देखिए कि इसी समय जो बात हुआ पंचायती राज में सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात किया गया, और सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है ये हमने समझा। सबसे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण में राष्ट्रपिता हमारे कहें कि सत्ता का जो पावर जो होना चाहिए वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर, बहुत से लोग थे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऊपर से नीचे जाना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे बढ़ना चाहिए, बढ़ते बढ़ते आ जाएगा, एकदम नीचे लेवल तक चल जाएगा। नहीं, अब देखिए यहां से जो है आगे हम चलेंगे, और इसी समय ये सब करके आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान 1950 में लागू हो गया। हमारा संविधान कब लागू हो गया, 1950 में क्या हो गया, लागू हो गया। यही ना 26 जनवरी 1950 में क्या हो गया, लागू हो गया हमारा क्या, भारतीय संविधान। अब यहाँ से देखिए कि पंचायती आधार पर, किसके आधार पर, हाँ, पंचायती आधार पर 1900 पंचायत को अब तोड़ेगा, सत्ता का क्या करेगा, विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को क्या करेगा, बांटेगा। और इसके लिए सबसे पहला आयोग आया और उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता।
है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति, इसी की बात है। बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 1957 में। 1957 में मतलब देखिए, हाँ हाँ नहीं, लागू संविधान लागू हो गया के बाद 7 साल के बाद, कि नहीं जो पहले के जो ये सब सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हो रहा है उसको जो है। अच्छा तो अब बताइए, अब पूछिएगा कि सर उस समय देश हमारा कैसे चल रहा था? तो उस समय जो थे सब मंत्री हुआ करते थे, नहीं सब मंत्री हुआ करते थे और वही सब उस सिचुएशन चला रहा था। अब देखिए धीरे धीरे जो है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय 1950 में ही 52 में ही प्रांतीय चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम क्या बने थे? प्रधानमंत्री बनाए, है ना। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए कि 1957 में, कब? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया या बलवंत राय मेहता समिति, और इसने, चुप रहे यहां से क्वेश्चन पूछेगा, और इसने जो है के स्तर की बात की, इसने अपने रिपोर्ट 1958 में, कब? 1958 में, 1958 में त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत की क्या किया? बात किया। सवाल यहां से बड़ा अच्छा पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। इसने कैसी पंचायत को कितने स्तरीय बांटा? तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया। कब? अपनी 1958 में, 1958 ने। और इसने कहा कि देखिए त्रिस्तरीय मतलब एक होना चाहिए गांव के लिए ग्राम पंचायत, मतलब एक गांव स्तर पर होना चाहिए। किसके स्तर पर? गांव स्तर पर होना चाहिए। और एक जो होना चाहिए वो पंचायत स्तर पर होना चाहिए। किसके स्तर पर? पंचायत पर होना चाहिए। और एक जो होना चाहिए किसके स्तर पर? जिला स्तर पर होना चाहिए। और 3 बातों को इसने कहा। किसने? बलवंत राय मेहता समिति में या कमिटी ने। तो बलवंत राय मेहता से पंचायत को कितने स्तर पर बांटा? त्रिस्तर पर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। कौन? जिला परिषद। तो ये 3 भागों ने बांटा। कौन सा? बलवंत राय मेहता कमेटी। अब देखो कि इसके बाद एक और है कि इसी के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में पहली बार राजस्थान के, कहाँ के? राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला ने पहली बार पंचायती व्यवस्था क्या हो गया? लागू हो गया। हाँ, पहली बार पंचायती व्यवस्था क्या हो गया? लागू हो गया। कहाँ में? है ना, हाँ कहाँ में? नागौर में। तो यहाँ से आपको एक बात है, ये क्वेश्चन एकदम पूछता है, आप जा करके देखिएगा पॉलिटिकल साइंस की किताब में क्वेश्चन है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, है ना, कि 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती क्या हो गया? राज लागू हो गया। कहाँ में? पंचायत लागू हो गया। पंचायत एक बन गया, पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गया? लागू हो गया। कहाँ में? नागौर जिला में। कहाँ में? नागौर में। और देखिए कि लगले यहाँ से बात किया जाए कि उसके बाद बोलो, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और उसके बाद तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत की बात हुई। कहाँ में? तमिलनाडु में कहा कि 2 स्तरीय पंचायत की बात, और बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत की बात। तमिलनाडु में कितनी? हाँ, तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत की बात हो गया। और कहाँ में? उसके बाद बंगाल में। कहाँ में? बंगाल में। बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत की बात हुई। कितनी बात हुई? 4 स्तरीय पंचायत की बात। फिलहाल आपको यही जानना है कि सिर्फ हम डायरेक्ट बताइए, अब 4 स्तरीय कौन कौन से है, 2 स्तरीय कौन कौन से है, ये नहीं जानना आपको, ठीक है ना, ये हमको जानना है, इसलिए इसको हम रोक दिए, सिर्फ हम बता दिए, सिर्फ क्या करें? बता दिए। समझ गए? तमिलनाडु में कितने स्तरीय? 2 स्तरीय, और बंगाल में 4 स्तरीय। बस इतना रहिए, ये आप जाने बातों को
हाँ, राजस्थान में त्रिस्तरीय ही होगा, मतलब पंचायती राज व्यवस्था क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। आगे हम चलेंगे और लगले 1977 में, कब 1977 में अशोक मेहता समिति आया। कौन सा समिति? अशोक मेहता समिति। अशोक या यही कमेटी या समिति, अब सा लिख दे, समिति, अशोक मेहता समिति, है ना, है ना। आगे देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय पंचायत की बात की। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय पंचायत की बात की, 2 स्तरीय पंचायत की बात की। इसने सिर्फ गांव और जिला को ही पंचायत स्तरीय की बात की, यहाँ इसने पंचायत को छोड़ दिया। पंचायत को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हाँ, इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात की। आपसे इसमें नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की? तो 2 स्तरीय पंचायत की बात की। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने कब? 1977 में। और उसके बाद, है ना, अर्थात जिला और मंडल, मतलब जिला और प्रखंड की ही, सॉरी, जिला और प्रखंड की बात किया था। किसकी? जिला और मंडल, मतलब जिला और प्रखंड की बात किया था, बाकी सबको छोड़ दिया था। जिला और किसकी? प्रखंड की। प्रखंड समझते हैं? प्रखंड है ब्लॉक, ब्लॉक, है ना। तो प्रखंड, जिला और प्रखंड की बात किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। और इसके बाद अब अपने भारत के जो है एक प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने सिंधवी समिति लाया है। प्रमंडल, प्रमंडल की संख्या 9 है। प्रमंडल की संख्या 9 है ना। जैसे राज्य अपना बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य में टोटल कितने जिला? 38 जिला। और 38 जिला को बांटा जाता है प्रमंडल में। किसमें? प्रमंडल में। तो टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है ना। हाँ, तिरहुत प्रमंडल, है ना, एक दानापुर भी प्रमंडल हो जाता है, एक अपना पटना, एक मसौढ़ी, ये सब ढेर सारा क्या है? प्रमंडल है। 9 गो प्रमंडल है, ठीक है ना। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है ना, 9 प्रमंडल। तो फिलहाल अभी हम किस प्रमंडल में आते हैं? तो पटना प्रमंडल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की? 2 स्तरीय। तो यहाँ तक बात क्लियर है? फिर से एक बार कर चल दे हम। चलिए देखिए, पंचायती राज, पंचायती राज। और पंचायती राज की बात किया जाए तो पंचायती राज में कहा गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण। सवाल यहाँ से, व्हाट इज सत्ता का विकेंद्रीकरण? सत्ता की विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता की विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो जब केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की शक्ति का विभाजन स्थानीय रूप से जब होता है, उसे ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, है ना। विकेंद्रीकरण, हाँ, विकेंद्रीकरण मतलब बांटना, विभाजन भी, है ना, एक ही बात। अच्छा, सत्ता मतलब पावर। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि सत्ता का जो पावर है, पावर का नीचे से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कुछ संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं नहीं, ऊपर से नीचे आना चाहिए। आगे आए, हाँ। अब उसके बाद देखिए कि हमारा जो संविधान था 1950 में क्या हो गया था? लागू। 1950 में लागू। और उसी समय 1957 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अच्छा, उसी समय 1957 की बात करें, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, है ना। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति का गठन। समिति है तो ढेरे सदस्य होगा, है ना। बलवंत राय मेहता समिति क्या किया गया? गठन। और इसने यही पंचायती राज को, किसको? पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने की बात की। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय बनाने की बात की। कब? अपनी रिपोर्ट 1958 में। और इसने गांव पे होना चाहिए क्या? गांव का मतलब गांव के, जैसे हम गांव में हैं तो हमको लोक तत्व तक, गांव में हमको कोई समस्या को सुलझाने के लिए गांव के ही लोग हो, तो उसको गांव लेवल पर बांटा। किस पर? ग्राम पर, अर्थात ग्राम के लिए ग्राम पंचायत। कौन? ग्राम। फिर हम गांव के लिए एक एक बातों को आएंगे, वोट, वार्ड, मुखिया, ये सब को आएंगे, जिला परिषद। फिलहाल अभी इतना तक आते हैं गांव।
है ना, पंचायत फिर सब पंचायतों को तोड़ ताड़ देंगे, है ना, अगले जिलों को तोड़ देंगे, है ना, किसको, जिला को भी तोड़ देंगे। तो पहले हम मोटा मोटी समझ रहे हैं, फिर खखोरेंगे, फिर क्या करेंगे, खखोरेंगे। अच्छा, उसके बाद तो इसने त्रिस्तरीय की बात की, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जी, और पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसके बाद देखिए कि 2 अक्टूबर कब, सॉरी हाँ 2 अक्टूबर 1959 को ही, 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान में, कहा में, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज लागू हो गया। कहा में, नागौर जिला के। देखेंगे कि 1957 में, 1957 में, इसको आप 77, इसको आप नीचे करिएगा, इसको क्या करिएगा, नीचे करिएगा, ये बत्तियां कहाँ करिए, नीचे रख लीजिएगा, है ना, हाँ कर लीजिएगा माइंड में, इसको नीचे, पहले सर इसको बोलेंगे, उसके बाद इसको, वैसे जल्दी याद आपको होगा, है ना, लाइने से। हाँ देखिए, अगले 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति आई। किसने, अशोक मेहता समिति, और इसने जो है पंचायत, वही पंचायत को 2 स्तरीय बात की, जिला और प्रखंड। अपात में याद रखना है, अपात की बात कि तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत है, और बंगाल में 4 स्तरीय। कितना स्तरीय, 4 स्तरीय। आगे थोड़ा सा चले, टाइम को देखते हुए इतना ही भर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में हम चलेंगे, ठीक है ना। हाँ आज के लिए इतना ही का। हाँ एडमिशन इज द गोइंग ऑन, नहीं केजीएस में हमारे पास सीट लिमिटेड भी है।